गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के दो भागों का अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन संधि को आगे जारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि का आज तीसरा भाग है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का नियम है, कहता कि यदि स तथा तवर्ग अर्थात त थ द ध न ये तवर्ग के वर्ण हैं, तो स तथा तवर्ग के सामने स जो आपका मूर्धन्य स होता है, स तथा टवर्ग आ जाए, यानी कि टवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो स के स्थान पर स हो जाएगा। ठीक है, इस दंत्य सकार जो आपका दंत्य स है, इसके स्थान पर मूर्धन्य वाला स, षटकोण वाला स हो जाएगा तथा तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। तो तवर्ग आएगा तो उसके स्थान पर तो टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ष्टुत्व संधि का नियम। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि क्या कहता है कि यदि इस स या फिर तवर्ग का कोई वर्ण हो, तवर्ग के सामने यानी कि बाद में या फिर इसके आगे। ठीक है, इसकी परिभाषा में सिर्फ बाद में लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे भी कई शब्दों में इसके आगे भी आ जाता है। क्या? ये वाला स जिसे आप षटकोण वाला या फिर मूर्धन्य स बोलते हैं, या फिर टवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला स है जो दंत्य स है, ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तवर्ग का कोई वर्ण आता है वो टवर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो तवर्ग का प्रथम वर्ण आएगा तो टवर्ग के प्रथम वर्ण में, दूसरा आएगा तो दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये टवर्ग और स इधर आएगा तब भी यही होगा। चेंज क्या होगा आपका, ये वाले दोनों। ठीक है, इन दोनों में से जो भी वर्ण आएगा तवर्ग या फिर स में से। ठीक है, तो ये वाले आपके चेंज होंगे किसमें, स आपका स में हो जाएगा, मूर्धन्य स में, और टवर्ग में। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है रामस टिकते। रामस टिकते, तो रामस में आपका अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रामस और बाद में आया आपका टीकते। ठीक है, तो यह रामस का जो अंतिम वर्ण है वो है स, और इसके बाद क्या आ गया आपका ट। टीकते का ट है ना, तो टवर्ग का प्रथम वर्ण आ गया। तो क्या होगा, ये स किस में बदल जाएगा, इस स में, मूर्धन्य। ठीक है, ये तो स आपका स में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ रामस ये वाले स की जगह पे ये वाला स लिखना है आपने। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, रामस, और टीकते आपका इस प्रकार ही रहेगा, रामस टीकते, रामस टीकते, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके ये था स का उदाहरण। एक मैं आपका त का उदाहरण दिखा देता हूँ। त का जैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पर तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। ठीक है, तो यहाँ पर तत् का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, त, और उसके बाद क्या आ गया ट यानी कि टवर्ग का वर्ण। तो तवर्ग जो ये त है वो किस में बदल जाएगा, टवर्ग में। तो यहाँ पर जो आपका त है वो तवर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, टवर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि ट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पर थ आता तो वो किस में बदल जाता, टवर्ग के, थ कहाँ, कौन सा वर्ण आपका, तवर्ग का दूसरा वर्ण, त थ दूसरा वर्ण है, तो वो टवर्ग के दूसरे वर्ण में यानी कि ठ में बदलता। ठीक है, तो इस प्रकार आपने करना। तीसरा वर्ण आएगा तो तीसरे में, टवर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तवर्ग का चौथा वर्ण आएगा तो टवर्ग के चौथे वर्ण में वो बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो क्रम से बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बना है, तत् प्लस टीका, तो त का भी क्या बन गया, ट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका तट, तट और
टीका, तटीका। और इसको आपको जो आपका ये एक अर्ध ट आया है, एक में स्वर मिला हुआ है, तो इसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ट के पैर में दोबारा से ट लिख के इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तटीका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये दोनों उदाहरण भी आप अपने आप से करके देख लेने हैं आपने, ठीक है। आगे आपका यदि कहता है दूसरा भाग में, इसमें यदि स के बाद त या थ आ जाए तो क्रमशः ट या ठ हो जाता है। क्या कहता है, यदि स के बाद यानी कि स के बाद क्या आ जाए, त या थ आ जाए, त आ जाए या फिर थ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, त और थ को ट और ठ हो जाएगा। बस वही इसका नियम जो ऊपर किया कहा गया है ना, वही बात इसने यहाँ पर दोबारा की, इसमें कोई अलग बात नहीं आई है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि त आपका प्रथम वर्ण है त वर्ग का, तो यह ट वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, ये बात मैंने ऊपर आपको बता दी है। और थ आपका त वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, ठ में, यानी कि ट वर्ग के दूसरे वर्ण में, ठीक है। ट वर्ग के दूसरे वर्ण में ये बदल जाएगा। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया गया है, दुस प्लस तह, दुस प्लस तय, तो यहाँ पर क्या आया है, तय क्या है, तय वर्ग का। मैंने बताया था आपको इसके बाद में भी आ सकता है स या ट वर्ग, और इसके सामने भी है। इसमें क्या हुआ, बस इसके सामने आ गया है स, ठीक है। तो अब चेंज किसको करना आपने, चेंज आपने स और तय वर्ग को ही करना है, जहाँ भी आएगा, सामने आए या बाद में आए, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये क्या बन जाएगा, ट वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, दुष्ट है। यहाँ पर त पूरा है यानी कि हलंत नहीं है, तो ट के साथ भी हलंत नहीं आएगा। तो दुष् का तो स आधा ही था, यहाँ पर त का ट बना देंगे, दुष्ट है बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या कहता है, मैं के स्थान पर अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो वो कब होता है, यदि पहले पद के अंत में मैं हो। पहला पद किसको कहता है, ये जो आपका प्लस का निशान होता है उससे पहले जो पद आता है, जैसे हरिम वंदे, ये दो पद हैं, तो इसमें पहला कौन है, हरिम, दूसरा वंदे। यदि पहले पद के अंत में मैं हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, तो मैं के बाद क्या होना चाहिए, कोई व्यंजन हो, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे आपका पहला उदाहरण हरिम वंदे, हरिम प्लस वंदे, तो ये कहता है कि यदि पहले पद के अंत में मैं हो, तो यहाँ पर मैं आ गया, और उसके बाद कोई व्यंजन आया हो, व्यंजन आना चाहिए, स्वर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार, यानी कि मैं का बिंदु बन जाएगा ऊपर। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको, हरिम, यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, यहाँ पर लिखेंगे हरिम, और इसको अलग से लिखेंगे वंदे को, इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे हम, हरिम वंदे, दो अलग अलग शब्द आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी उदाहरणों में ये आपका सेम ही बनेगा। इसको आपने सभी उदाहरणों को एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपकी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक हमारे कौन से वर्ण होते हैं, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण ग, य, ण, न और मैं, ये हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, जो हमने उच्चारण स्थान में पढ़े थे ना हमने। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, अनुनासिक संधि में प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाना, यानी कि प्रथम वर्ण कौन सा, पांचों वर्गों के जो प्रथम वर्ण है आपके क, च, ट, त और प,
ये किस में बदल जाएंगे? अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में। जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंग। अंगाय में क अंगाय में बदल जाएगा, च ये में बदल जाएगा, ट ण में, ठीक है, और त न में, प म में। ये इनके पांचवें वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अपने प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो वो कब बदलेगा, क्या कंडीशन होगी उसमें बदलेगा, वो एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी कि पूर्व पद के अंत में क्या आना चाहिए? किसी भी वर्ग का प्रथम। हमारे जो 5 वर्ग है उनके प्रथम वर्ण कितने होते हैं? 5 ही होंगे। सभी के पहले पहले वर्ण 5 हैं। तो पहले पद के अंत में यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, ठीक है, पांचवा नहीं, पहला वर्ण आ जाए, और उसके आगे क्या आना चाहिए? अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसके सामने क्या आ जाए? किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है। यानी कि क्या कहता है? यदि क, च, ट, त और प, इन पांचों के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण? पंचम वर्ण आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी अपने वर्ग के, ये किस में बदलेंगे? अपने वर्ग के पांचवें वर्ण। यानी कि क किस में बदल जाएगा? अंगय में। च वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा? पांचवा, ये में बदल जाएगा, ट ण में, ठीक है, त न में और प म में। कब बदलेगा? जब इनके बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा या चौथा नहीं, कौन सा आना चाहिए? केवल पांचवा वर्ण। यानी कि जो ये है हमारे, ये सारे क्या हैं? पांचवें वर्ण। यानी कि इनमें से ही कोई वर्ण आना चाहिए, ठीक है। अगर पहले आपका क आया है तो इसके बाद इन पांचों में से कोई वर्ण आना चाहिए। तो फिर क्या होगा? जो क है वो अपने ही वर्ग के, क का कौन सा वर्ग है? क वर्ग। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? ङ। तो क में क किस में बदलेगा? ङ में बदल जाएगा, ठीक है। अगर च आएगा, च के बाद इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो च किस में बदल जाएगा? ये में। ट के बाद इनमें से कोई वर्ण आएगा तो ट किस में बदलेगा? अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ण। तो इसी प्रकार त का और प का भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। कब? जब इनके बाद कोई किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा, ठीक है। जैसे आपका पहला उदाहरण है वाक प्लस मयम। जैसे वाक प्लस मयम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद है उसके अंत में क्या आया है? क। ये क क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वर्ण आ गया, और उसके बाद क्या आना चाहिए? किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर मैं आ गया, मैं क्या है? प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है। तो अब क्या होगा? जो पहले पद में जो पहला पद आया है उसमें जो वर्ण दिया गया है अंतिम, यानी कि जो वाक का अंतिम वर्ण है क, वो अपने वर्ग के, अपने मतलब जिस वर्ग का वो वर्ण है, या जैसे यहाँ पर क आया है तो क किस वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का। तो वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा वर्ण क्या इसका? ये है। तो आपका शब्द बन जाएगा वांग। वाक का क्या बन जाएगा? वांग, और बाद में मयम इसमें ऐसे ही जुड़ जाएगा, वांग मयम बन जाएगा आपका, ठीक है, वांग मयम। तो इस प्रकार ये अनुनासिक संधि के सारे उदाहरण दिए गए हैं, सारे इसी प्रकार हैं, ठीक है। ट वर्ग आएगा तो वो ण में बदल जाएगा। आगे आपका परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि में क्या कहता है कि यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार यानी कि ऊपर जो आपका बिंदु लगा होता है ये वाला, जैसे हमने लिखा अलम, ठीक है, तो ये क्या है आपका? अलम में अनुस्वार है ऊपर। यदि अनुस्वार के बाद क्या आ जाए? क्या आना चाहिए अनुस्वार के बाद? स, स और है और र। ये 5 वर्ण दिए गए, तीनों स, है और र, इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए, ठीक है। इन 5 व्यंजनों को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए
तो अनुस्वार क्या क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। किस वर्ग का, जो अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, और ये 5 वर्ण उसके बाद नहीं आने चाहिए, फिर उसका अनुस्वार का परस वर्ण नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कहता है कि यदि वर्गों में से कोई व्यंजन आया तो वो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपके 5 वर्ण ये छोड़ दिए, इनमें से तो आना चाहिए। तो इसके अलावा आपके 3 वर्ण बच जाते हैं जो वर्ग में नहीं आते, य व ल। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई वर्ण आता है तो ये किस में बदल जाएगा, वो अनुस्वार किस में बदलेगा, यह आएगा तो अनुस्वार का बन जाएगा यह, इस प्रकार से। वह आएगा तो वह, और ल आएगा तो ल। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर ये चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है, ये 3 वर्णों के लिए सिर्फ यह, वह और ल के लिए। बाकी हमारे क्या बचते हैं, 5 वर्ग, और उनमें से कोई व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला उदाहरण है अंग और प्लस कितः। ठीक है, अंग प्लस कितः, अम प्लस कितः। तो यहाँ पर क्या आया है, अनुस्वार आया है, और उसके बाद क्या आ गया, क वर्ण आया है। ठीक है, ई नहीं आया, कभी ई सोचे आप, क्योंकि की का जो वर्ण विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, क प्लस ई। तो कौन सा वर्ण आया है अनुस्वार के बाद, क। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसने क्या बोला था, वो जो आपको 5 वर्ण बताए थे, तीनों से और है और र, उनको छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए। ठीक है, तो उनमें से ये व्यंजन नहीं है। तो अनुस्वार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क वर्ग का 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, क के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क का 5वां वर्ण क्या होता है, अंग, तो अनुस्वार का क्या बन जाएगा, अंग है। ठीक है, तो अंग कैसा बनेगा, हलंत के साथ। तो हलंत के साथ है तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, अंकित। ठीक है, या फिर इन दोनों को आप मिलाकर लिखोगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये इसके पैर में आ जाएगा क, और मात्रा यहाँ से आ जाएगी अंकित। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपने मेन बात आपने क्या ध्यान रखनी है, अनुस्वार के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा, यहाँ पर अगर ख आता है तो ख फिर भी अनुस्वार का क्या बनेगा, ग बनेगा, क्योंकि ख क्या है, क वर्ग का व्यंजन है। तो अनुस्वार किस में बदलेगा, क वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है, जो बाकी उदाहरण है वो भी इस प्रकार से दिए गए हैं। सभी में यही नियम से आपके संधि बनेगी। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों को आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका ये है कम प्लस टक है। ठीक है, कम प्लस टक है, तो यहाँ पर अनुस्वार आया है यहाँ पर, उसके बाद आ गया ट वर्ण। ठीक है, तो अनुस्वार का क्या बन जाएगा, ट वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होता है, ण। ण हलंत के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका शब्द, क अदण और ट और क, कंटक है। ठीक है, कांटा। तो बाकी सारे उदाहरण आपके इसी प्रकार हैं, इनमें कोई अलग, इससे अलग कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों को आपने पढ़ लेना है। बाकी के भागों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम यहाँ तक का ही अध्ययन करेंगे, और साथ साथ आपने क्या करना है, जितने भी हमारे एक दिन में संधि के भेद होते हैं उन सभी के उदाहरणों को आपने अच्छे से पढ़ना है। एक बार आपने खुद से उसके नियम को समझना है और उसके उदाहरणों को एक बार हल करके देखना है।
तभी आपको ये याद रहेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी के उदाहरणों का हम नेक्स्ट वीडियो में